सलाम और नमस्कार। सबसे पहले वेलकम टू एसएमई स्ट्रीट व्यू पॉइंट। आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में, वो बहुत ही ख़ास तरीके के टॉपिक पे हमारे साथ बात करेंगी। दो टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे, एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा माइक्रो फाइनेंस। हमारे साथ आज डॉक्टर संपा बैनर्जी हैं। शी इज़ द सेक्रेटरी ऑफ सेव ऑर्गेनाइजेशन ईडी वास्मे, एंड ऑन हर ग्लोबल रोल शी इज़ द चेयरपर्सन फॉर श्योर एड ऑर्गेनाइजेशन। श्योर एड माइक्रो फाइनेंस एरिया में काम करती है, अफ्रीकन रीजन। थैंक यू सो मच संपा जी फॉर कमिंग टू एसएमई स्ट्रीट व्यू पॉइंट। आज हम जिस डायरेक्शन में हम लोग हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की हर लेवल पर बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की हर कोई बात करता है, तो इस सब्जेक्ट को आपने बहुत ही ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया है, ख़ास तौर पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। और साथ में एक और जो चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो माइक्रो फाइनेंस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपने जर्नी अपनी कैसे शुरू करी? व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट इनटू दिस फील्ड एंड हाउ यू केम इनटू दिस फील्ड, एंड आप अपना एक बैकग्राउंड के तौर पे आप बताएं। जी, महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हम एक छोटी सी विलेज में वेस्ट बंगाल में थे, और वहाँ पे मैंने देखा कि महिलाएं जो है ना, बातचीत करते में या नॉर्मल लाइफ में डे टू डे में इंटरेक्ट करते में मुझे ये पता चलता था कि क्या पोटेंशियल से तो भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है। जो चैलेंज है उनके पास, उनके साथ, वो था कि उनको एक सही दिशा, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब मैं स्कूल में थी, तो उस एरिया में, जो पुरुलिया वेस्ट बंगाल जिस एरिया को मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा था हमारे टाइम। तो एक मेरे साथ एक पढ़ती थी एक लड़की, वो 10th में बहुत अच्छा मार्क्स के साथ उसने पास किया, लेकिन उसकी शादी कर दी गई। मतलब शादी तो खैर तय हो गया था 9th में ही, किसी तरीके से 10th तक किया। एंड वो लड़की आके मुझे, मेरी फ्रेंड थी, आके बताया कि तुम तो अब पढ़ने जा रही हो बाहर, ये तो सौभाग्य है, लेकिन बस मेरा तो यहीं पे ख़त्म। तो मुझे लगा जो मुझे गाइड करती थी, मुझे बता सकती थी, एंड मेरे साथ एट पार बात करके हम लोग डिस्कस करते थे आगे हम क्या काम करेंगे। उसके विज़न इतना अच्छा था, वो इतना फोरसाइट अच्छा था, लेकिन उसको उसकी शिकार होना पड़ा। तो शायद वो दिन था, मैंने ये सोचा था कि किसी भी दिन मुझे मौका मिलेगा, मेरी स्टडीज़, मेरी सब कुछ जो भी है, इसमें मैं फोकस होके सिर्फ और सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूंगी। शायद ये मोटिवेट किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस है जो आपने इस एक्सपीरियंस से ये लर्न किया और ये कंक्लूड किया, ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के ऊपर। जो ये इसमें कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत होता है, सोशल इम्पैक्ट भी बहुत होता है। और बंगाल में जहाँ तक कि हमें लगता है, आई एम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑफ यूपी, वहाँ पे मुझे लगता है, मतलब बंगाल में लेवल ऑफ वुमेन इज़ स्लाइटली अहेड एज कम्पेयर टू द सोशल एंड द कल्चरल बैकग्राउंड एंड वैल्यूज़। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के साथ में अगर हम देखें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को मिलती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो इन डायरेक्शंस में गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर सकती है, सोसाइटी तो कर ही सकती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे बहुत काम रिक्वायर्ड है, वहाँ पे बहुत मुझे लगता है बहुत फोकस रिक्वायर्ड है, इवन आज भी। आपका इस फील्ड में आप आई और आपने काफ़ी जर्नी अपनी करी है, इसके अंदर कवर करी है सक्सेसफुली। आपका क्या एक्सपीरियंस है टू मोटिवेट वुमेन और गर्ल चाइल्ड इन
थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो वहाँ पे हम कहाँ हैं इस वक्त? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू सिर्फ अगर गर्ल चाइल्ड या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि इट विल नॉट बी द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर कि हम गर्ल्स को या महिलाओं को आगे लेके चले। इसमें हमें सदियों से हमें पता है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि बंगाल इज़ बिट अहेड, यू नो। अगर हम देखें कि महिला गर्ल्स का एम्पावरमेंट ले ले या महिला सशक्तिकरण का बात करें तो लेकिन कितना अहेड है। और हम हमारा जो मार्किंग लेवल कहाँ तक सेट कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे है महिलाएं और मेल यहाँ पे है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट और एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मुझे लगता है काफ़ी नहीं होगी। अगर आप टोटल आबादी का आधी आबादी को आप इग्नोर करके या थोड़ा सा आप अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स बहुत है, पीछे भी गवर्नमेंट्स का रहा है, लेकिन अभी प्रोएक्टिव होके डिफरेंट स्कीम्स आ रहा है, वो बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन हम अभी तक डिस्कस करते हैं बैठ के कि वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है एंड ये स्टेट इतना कर रही है या यहाँ पे कर रही है, लेकिन मुझे लगता है 2-3 चीज़ें जो है ना हमें फोकस्ड होके करना पड़ेगा। एक तो एक्सेस टू फाइनेंस है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स ला रही हैं। इवन महिला किसान के लिए नया एक स्कीम आया है जिसमें उनको सब्सिडी के साथ स्पेशलाइज्ड ऑफ मतलब मनी लेंडिंग लोन दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, डीडी जो आपका दीनदयाल उपाध्याय स्कीम है उसमें भी है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस ये सारी चीज़ को देखेंगे तो मुझे लगता है जैसे हम डोमेन स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके साथ हमें देखना पड़ेगा उस लोकल एरिया का नीड क्या है, उस पर्टिकुलर मीन्स वी हैव टू बी लोकलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि एज पर लोकल नीड हमें देखना पड़ेगा। अगर हमने सेंट्रलाइज्ड एक स्कीम बना दिया एंड उसी को हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर क्षेत्र में कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है हिली एरिया के लिए DDUGK वाई का स्कीम जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट या हिली एरिया के लिए थोड़ा ज़्यादा है, पैसा भी वो थोड़ा ज़्यादा देते हैं। सिमिलरली जो अफेक्टेड एरियाज़ है उसमें उसका अलग है एंड प्लेन एरियाज़ के। तो हमें हर स्कीम के लिए ऐसे स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तभी शायद हम आगे चल के जो आज भी हम वुमेन एम्पावरमेंट का बात कर रहे हैं अभी भी हमें बोलना पड़ता है आधी आबादी को आप इग्नोर कर रहे हैं। एंड माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो यूनिट्स में जो महिलाओं का 20.5% कंट्रीब्यूशन है एंड जॉब में 18.6, इसमें अगर ओवरऑल लिया जाए तो हमें मुझे लगता है ये हाई टाइम है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें एंड महिलाओं का स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सेस टू मनी, उनका यूनिट सेटअप करने के लिए, तो शायद हम एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे। वुमेन के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के विजन को ग्राउंड पे उतारने के साथ साथ पॉलिसीज़ बनी हैं, तो उसमें से कई पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जो कि दे आर ऑल्सो गेटिंग यूज्ड बाय सो टू से मेल डोमिनेटेड अप्रोच, वेयर महिलाओं को या वुमेन को लोग फ्रंट पे रख के खुद से काम करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग some additional rebates on bank loans, some additional taxation, tax relaxation in this thing. At the same time properties भी बहुत अब देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी में ओनरशिप ऑफ वुमेन इज़ इंक्रीजिंग, और ये एक बहुत बड़ा इसका एक क्रेडिट जाता है। तो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए, वहीं पे अगर हम वापस पहुँचे पुरुलिया जैसी जगह पे, या हम अपने टियर 2 सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में देखें, तो अभी आपको क्या लगता है कि इन पॉलिसीज़ का असर सिर्फ क्या शहरों में पड़ रहा है, उन जगहों पे नहीं पड़ रहा है जहाँ पर हम ज़्यादा हैं आबादी में, या कि ये चारों तरफ है? ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें
सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगी कि एक 5-6 साल पहले क्या था, ये जो आपने बोला ना कि बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट दे रही है महिलाओं को, लेकिन क्या ये सिर्फ मेल अवेल कर रहे हैं या सिर्फ इसको इस तरीके से यूज़ हो रहा है कि महिलाओं के नाम पे जो है ना इसको लिया जा रहा है। तो वास्मे से हमारा करीब 7 साल पहले हम लोग ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ MSME के थ्रू बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते थे। तो हमने ये बागपत एंड इधर वाले जो बेल्ट है उसमें मतलब एक करीब 80 किलोमीटर के स्ट्रेच में जगह जगह पे हमने सेंटर्स लगाया और उसमें जिस तरीके का सब प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने उसको किया 6-6 महीने का ट्रेनिंग, उसके बाद प्लेसमेंट। तो वहाँ पे एक जगह है बागपत के आगे, तो एक महिला प्रधान थी। तो मेरा इंटरेस्ट का एरिया महिला प्रधान, तो मौका मिला है तो थोड़ा इंटरेक्ट करूं, देखूं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने देखा वो उस घर की बहू थी और पता है कि मैं प्रधान हूँ एंड मेरे पास लोग आते हैं, बात होते हैं। ये मैं 7 साल 8 साल पहले की बात कर रही हूँ। और उन्होंने बोला हाँ मुझे पता होता है, अपडेट मुझे मिल जाता है, मतलब है ना, पापा आके बताते हैं और बस मैं वहीं तक जाती हूँ जो उनका कुछ एक टर्म यूज़ कर रहे थे, मतलब आंगन को जो हम बोलते हैं ना वहाँ पे। तो चेयर में भी सिटिंग अरेंजमेंट अलग है, वो थोड़ा अलग बैठती है, बस ये सारी चीज़ें था। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर देखें कि उनको अपना जो पावर है अपने हाथ में, ये बहुत एहसास नहीं था, वो जस्ट कर रही थी। 8 साल पहले की बात है। अब हमारा एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम चला, मैं आपको बता रही हूँ, महिला पंचायत प्रोग्राम है दिल्ली में। सिमिलर प्रोग्राम हमारा वेस्ट बंगाल में एक चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पे यूपी में उसी एरिया में चल रहा है अभी 2023 के। अब तो वो प्रोग्राम क्लोज हुआ है। स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड, लेकिन महिला मतलब पंचायत लेवल में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, तो हमें फिर 4-5 महिला प्रधान टकराई और जो चेंज दिखा मुझे वो मतलब शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उसको किस परसेंटेज में किस लेवल तक आंकूं कि इतना % डेवलपमेंट हुआ है महिलाओं के सशक्तिकरण में, डिसीजन मेकिंग में। तो वो प्रधान तो नहीं मिली मुझे, लेकिन ये 3-4 जगह के जो प्रधान है तो मुझे कंपैरिजन करने का एक मौका मिला। एंड मुझे लगता है आप जब हम डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं, क्या मेल बेनिफिट ले रहे हैं या महिलाओं के नाम पे ये हो रहा है, तो बहुत हद तक ये कम हुआ है। स्टिल इट एग्जिस्ट्स, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन महिलाएं सशक्त हो रही हैं, अपने आप को उस अपने राइट का, अपने जो अधिकार है उसका एक्सरसाइज करने आ गया है। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हैं बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो क्योंकि दिल्ली पूरा एरिया में हमने एक पूरा क्लस्टर डेवलप किया है, आपको पता है, जिसमें हमने जो खड्डियों का जो बिल्कुल वो आर्टिजन सब एकदम डेड हो चुके थे, हमने रिवाइव किया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको नोटिफाइड क्लस्टर डिक्लेयर किया। एंड इसमें भी वही था, मेल का डोमिनेंस ज़्यादा था, क्योंकि कुछ हैवी मशीन्स है जो महिलाएं नहीं कर पाती है। तो महिलाएं हमें खुद आके बोला उस प्रोग्राम के दौरान कि क्या मैडम ऐसा कुछ मशीनरी नहीं है जो हम थोड़ा सा पैर रखें, आजकल तो इतने सारे चीज़ें हैं कि आपने एक बटन दबाया और काम हो गया, तो हमें क्यों इतना हैवी मशीन वो करना पड़ेगा। किसी ने तो ये भी बोला कोई बात नहीं, हम 2-3 जने मिल के कर लेंगे। तो ये जगह पे जो चेंज है ना, मेंटल अवेयरनेस, राइट के बारे में सचेत हो जाना, और अगर मेरे नाम पे पैसा आ रहा है तो उनको पता है कि मुझे, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, मेरे इन-लॉज हो या मेरे भाई हो, पापा हो, कोई हो, ये पैसा मेरे नाम से आया है तो मुझे पूरा पता होना चाहिए एंड आई शुड टेक द लीड। तो ये डिफरेंस है। लेकिन अभी भी जो है ना, मैं आपको बताऊंगी, कम से कम 30% मेरा असेसमेंट है, ये हो सकता है अगर आप कोई रिसर्च देखे तो थोड़ा डिफर करे, 30% जो अभी भी परसेंटेज है ना, ये सारी स्कीम्स को अवेल करना, इनको चलाना, ये मेल अभी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये गवर्नेंस का एस्पेक्ट है। हम अगर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड
एक्टिविटीज़ पे अगर हम फोकस करें, गौर करें, तो हमें एक चीज़ पता चलेगी कि इंजीनियरिंग स्कूल्स, इंजीनियर्स नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा बिजनेस ओनर्स या एमएसएमईज को प्रोड्यूस करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो वुमेन चाइल्ड है, वुमेन स्टूडेंट है, उसकी परसेंटेज कुछ बढ़ी है, कुछ ऐसा आपने देखा है? और क्या ये अगर ये परसेंटेज थोड़ी चेंज होती है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये अभी मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी मीन्स द मास मेजॉरिटी इज़ विथ मेल स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और ये नंबर बहुत मिनिस्क्यूल है वुमेन स्टूडेंट्स में। तो क्या इसके ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ फ़र्क और पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? क्योंकि इंजीनियरिंग, ऐसा माना जाता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करने में या शुरू करने में आगे आते हैं। चलिए, मैं आपका ये क्वेश्चन को थोड़ा और ब्रॉडर एस्पेक्ट में स्टेम में ले लेती हूँ। जी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, exactly. इंजीनियरिंग, सारी चीज़ों में मैं ले लेती हूँ। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जब हमारी मैं सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं, तो जब हमारी दादियाँ या हमारे माँ जिस जनरेशन में है, हमारी सोचिए अभी वो लोग 70-75 की उसमें है, उन लोगों ने जब स्कूल जाना स्टार्ट किया तब उन लोगों को सबसे एक ही टारगेट था, ह्यूमैनिटी ले लो। उस टाइम आर्ट्स, अभी ह्यूमैनिटी हम बोलते हैं, एंड बहुत इक्का दुक्का आपको कहानी आता होगा, होम साइंस, हाँ, घर में काम करना है तो होम साइंस, एग्जैक्टली ये है। धीरे धीरे ये चेंज हुआ। हमारे जनरेशन आते आते जो लड़कियां हैं वो मतलब रेशियो मुझे लगता है 30-70 हो गया। और अभी अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग में या ये स्टेम में है महिलाएं, लेकिन रेशियो अभी भी कम है। लेकिन अगर उसका देखें कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखें, ठीक है, इंजीनियरिंग करके जो बच्चे निकल रहे हैं उनको पूरे नो हाउ है, उनको पता है गवर्नमेंट से कौन सा स्कीम अवेल करना है, और जो इंजीनियरिंग करने जो बच्ची जा रही है वो पहले से ही ब्लेस्ड है क्योंकि फैमिली उसको पूरा सपोर्ट करके वहाँ तक ले गई। लेकिन हमें सोचना वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर सोचना है तो समाज के उन महिलाएं जिनको बहुत मौका नहीं मिला पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी है, तो अगर आप इक्वालिटी के आधार पे देखें तो एक कम पढ़ा लिखा मेल जितना काम करते हैं, जो बिजनेस आइडियाज रखते हैं, एक कम पढ़ी लिखी महिला भी उतना ही रखती है, क्योंकि ब्रेन का, लेकिन उन मेल को एक्सपोजर है, फीमेल को एक्सपोजर नहीं है, फर्क इतना है। अब आते हैं हमारा माइक्रो फाइनेंस जो है, तो इसमें 20.5% कंट्रीब्यूशन महिला द्वारा जो यूनिट्स लगाया गया है, इसमें उद्यम आधार में रजिस्टर्ड है जी इतना। तो टोटल एमएसएमई का जो यूनिट एस्टेब्लिशमेंट अगर आप देखें तो इसमें इतना % महिलाओं द्वारा एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे। तो ये आप तो नोन फैक्ट है कि आप थोड़ा सा हैंड होल्डिंग देंगे तो उस तबके के महिलाएं भी आके मेन स्ट्रीम होंगे और हमारे इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में हमारे पास एग्जाम्पल है, वी कैन गूगल इट। तो इस तरीके से फर्क तो है, पड़ रहा है, लेकिन और थोड़ा सा वुमेन फ्रेंडली अगर हम तरीके से मैं बार बार बोल रही हूँ कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें क्या चाहिए कि फंड चाहिए, मनी, मैन पावर एंड प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए जहाँ तक है गवर्नमेंट का बहुत सारे गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू एनजीओज है और भी ऐसे नॉन प्रॉफिट और भी बहुत सारे एजेंसीज है, गवर्नमेंट का खुद भी, जैसे आप देख सकते हैं नीज बर्ड है, इस तरीके का और भी बॉडीज रूट सेट ही है, तो काम कर रही हैं। तो प्लानिंग उनको हम अगर थोड़ा समझाएं, ट्रेनिंग दे, हो जाएगा। बस ये है, उनको उसके साथ साथ हमें चाहिए कि फंड को कैसे अवेल किया जाए, जो उनके लिए फंड है। या तो और एक प्लस पॉइंट क्या है, एक तो वुमेन सेंट्रिक चीज़ें आ ही रही है, प्लस जो बाकी जेनरिक चीज़ें, जनरल फैसिलिटीज़ है, उसको वो अवेल कर ही सकती है। यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हम
इसके टेक्सचुअल फॉर्म में इस पॉडकास्ट के जो टेक्स्ट स्टोरी के फॉर्म में हम वो सारी स्कीम्स को लिस्ट डाउन करेंगे और उनके बारे में उनके लिंक्स होंगे जो कि लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनमें कैसे अप्लाई किया जाए उन स्कीम्स में वुमेन एम्पावरमेंट लेड, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन फाइनेंस लेड स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो चला रही हैं, हम उनके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। डॉक्टर संपा, एक आपसे और मुझे एरिया पे बात करना, जाहिर सा माइक्रो फाइनेंस आपने कॉन्वर्सेशन शुरू ही कर दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपके ग्लोबल एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहूँगा कि आप अफ्रीका में काफ़ी काम कर रही हैं। अफ्रीका में और इंडिया में ब्रॉडली क्या मेजर डिफरेंस आपको लगता है पॉलिसी लेवल पर और सोशल लेवल पर, पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर और सोशल ट्रैक्शन के लेवल पर, जो कि लोग इसको अवेल करते हैं स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को? अगर हम इन जनरल देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ का अगर हम देखें और इंडिया को ले तो अभी बहुत गैप है। गैप किस लिए है? इंडिया इज़ अहेड, यू नो, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन, ये सारी चीज़ों पे है। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ बहुत अच्छा कर रही है, जिसमें से केनिया, रवांडा, साउथ अफ्रीका एग्ज़ाम्पल देने लायक है। और नॉर्मली मेरा क्या रोल होता है, मैं कोशिश ये करती हूँ, क्योंकि यूरोप को अगर आप कंपैरिजन में लें कभी, तो वेवैक 73 में इन्होंने जेंडर बजट के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था। हमने 90s में आके स्टार्ट किया, दबे आवाज़ में 80s में हमने लेट 80s में स्टार्ट किया एंड 90s में स्टार्ट हुआ है। अभी मुझे लगता है जब हम ये टर्मिनोलॉजी जेंडर बजट बात करते हैं तो 10 में एक जने को पता होता है। तो अभी भी अगर ऐसे देखा जाए कि तीनों कंटिनेंट, तीनों जगह का आप कंपैरिजन करें तो माइल्स टू गो। अब अगर हम इंडिया में आते, यूरोप हमने छोड़ दिया, 73 में उन्होंने स्टार्ट किया था, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। अब उसमें जो हमारा अनअकाउंटेड वर्क है जो फीमेल करती हैं घरों में, उसका कोई हिसाब अभी भी हमने उनको इन टर्म्स ऑफ मनी करना नहीं स्टार्ट किया। अगर भी हम करना चाहते हैं, जैसे हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में या कहीं पे भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा छोटा सा एक सेशन कर दे, ताकि जहन में ये तो ज़रूर हो कि महिलाएं जो अपने हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके पूरा टाई वाई पहना के ऑफिस भेजती हैं, तो वो सुबह से उठ के जो काम करती है उनका भी कहीं अकाउंटिंग होनी चाहिए, वो नहीं होता है। सेकंड थोड़ा जी बिल्कुल, वो नहीं, मेरा एक एक्सपीरियंस और मेरे एक कहीं मैंने पढ़ा भी था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, उसमें इसको वुमेन बजट को लेकर के उन्होंने एक अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा था। उसमें ये कहा था कि अगर ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं तो व्हाई आर वी नॉट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल बजट, लेट्स से, वो लड़का घर से निकलता है और वो अर्न करने जाता है। खैर, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, बट हैविंग सेड दिस, आई एम श्योर कि ये और सबसे पहले मैं एक ऑडियंस के लिए भी ये बात कहना चाहूँगा कि आज वुमेंस डे नहीं है, आज वुमेन एंटरप्रेन्योर डे भी नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट डे भी नहीं है, लेकिन इन सारे डेज़ में मैं पिछले 10-11 साल से मैं ये प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ और 10-11 वुमेंस डे और वुमेन एम्पावरमेंट डे, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे, इनमें मैंने रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं, पार्टिसिपेट किया है पैनल्स में या कॉन्वर्सेशंस में, पब्लिक कॉन्वर्सेशंस में। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट या रोल ऑफ वुमेन इन आवर लाइफ should not be limited to a single day. That's why I think I have I'm fortunate, and it's a good fortune for me to have Dr. Sampa with me in the studio,
to discuss women entrepreneurships, women empowerment, because this is something which should be the part of your day-to-day activity. Because we call women empowerment, but actually में जो हमारा empowerment होता है, चाहे हम like we do business or we do job, 9 to 5 job successfully, role of women is super critical. और जो कुछ भी हम प्रोफेशनली पर्सनली अचीव करते हैं तो वो हम अकेले नहीं करते हैं, हमारे साथ में जो हमारे पार्टनर्स हैं वो अगर वर्क फोर्स में हैं, वुमेन हैं, तो अगेन दैट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन. बियॉन्ड दैट हमारे घर में जो हम रोल ऑफ वुमेन को इग्नोर करना तो बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी, और जो भी करता है तो वो इस चीज़ को तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, वो नहीं है. इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में वुमेन एम्पावरमेंट is cannot be, yes it can be celebrated, it can have a designated day, but it should be a an ongoing activity. मैम अब हम आपसे जानना चाहेंगे माइक्रो फाइनेंस पे. माइक्रो फाइनेंस में जो लेंडिंग एजेंसीज हैं, जो बैंक्स हैं, उनके क्या एप्रीहेंशंस होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या वो रोड ब्लॉक्स हैं इसके अंदर फ्रॉम द बैंकर्स स्टैंड पॉइंट. एट द सेम टाइम जैसे आपने बताया कि बैंकिंग अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हमारे उस सेगमेंट में जिसके लिए माइक्रो फाइनेंस बना है, यानी कि हमारे सोसाइटी का एक वो सेक्टर जिसको सही में ज़रूरत भी है लेकिन उसको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग लगभग ज़ीरो होती है. तो इस गैप को आप किस तरह से देखती हैं? किसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बैंक को या जो हमारे सोशली चैलेंज या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर कोई माइक्रो फाइनेंस अवेल करने आ रहा है, क्या उसको फाइनेंशियल नॉलेज के लिए थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए? तो कहाँ हम लोग हैं इस वक्त? माइक्रो फाइनेंस देखिए ये 3 तरीके से फॉलो होता है. जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड चीज़ है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जी. तो इसके अलावा और भी है जो स्मॉल ग्रुप के थ्रू भी एक होता है एंड एक कोऑपरेटिव मॉडल. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है, एंड इंडिया का अगर हम देखें तो इसमें हमें ह्यूज सक्सेस मिला है. और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपका शायद ये था कि क्या वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है उनको फ्लेक्सिबल कितना होना है या उनका नॉर्म्स क्या है फॉर द अंडरस्टैंडिंग. हाँ, तो एग्जैक्टली तो इसमें क्या है, देखिए 2 तरीके से होता है. एक तो बैंक में जब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म हुआ, उसको अपने अकाउंट ओपन कराया, नॉर्म ये है, एंड इसके लिए बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेट स्टैंडर्ड रूल है, और हर बैंक के पास ये नोटिफिकेशन भी जाता है और इनको फॉलो करना होता है. अगर हम बिल्कुल कागजी तरीके से देखें तो 6 महीने के बाद वो बैंक जितना डिपॉजिटेड अमाउंट है वो उसका 10 गुना रकम लोन के तौर पे देती है. एंड ये परसेंटेज जो है ना एनुअली 7 to 8% फिक्स जिस तरीके से हर साल का होता है वो फॉलो होता है. बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है. या तो 2 लाख मतलब मिनिमम 2 लाख उनको देना है, नहीं तो 10 गुना ज़्यादा जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका मतलब जो भी 2 हो या उस अकाउंट में जो अभी कुछ चेंजेस आया है इसमें, वो अमाउंट थोड़ा शायद बढ़ा है. लेकिन ये तो हो गया आपका एकदम वाइट पेपर में आया बैंक के पास, बैंक मैनेजर्स. अब बैंक मैनेजर्स नॉर्मली क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं. यहाँ पे रोल होता है हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का, सेव वास में या और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैंक में जाके उन लोगों के लिए जो ग्रुप फॉर्म करते हैं, जो
ये अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, लोन को अवेल करना चाहते हैं, तो बैंक मैनेजर को जाके या बैंक वाले को जाके समझाते हैं, बताते हैं। बैंक का अपना रिजर्वेशन है, वो जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस अपना है कि लोन वापसी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप एसएचजी के थ्रू जितने भी लोन लिया है, अगर उसका परसेंटेज देखेंगे और बैंक अपने कैपेसिटी में इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को जो लोन दिया है उसका परसेंटेज देखेंगे, तो डिफ़ॉल्ट लिस्ट में इंडिविजुअल कैटेगरी वाला ज़्यादा है, ना कि ग्रुप वाले। तो ये हमें समझाना पड़ता है और मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसमें, बहुत ही अच्छा। कुछ बैंक्स अभी भी इसमें। वैसे बैंकर्स से जो हमारा इंटरेक्शन रहता है, तो ख़ास तौर पे लेंडिंग से रिलेटेड, बिकॉज बैंक्स एक बहुत ही वैलिड जस्टिफिकेशन है कि बैंकर्स और बैंक्स जो हैं वो पब्लिक मनी में डील करते हैं, तो उस मनी की सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। इस वजह से जाहिर सी बात है स्क्रूटनीज़ हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और स्क्रूटनीज़ हैं, देयर आर गाइडलाइंस। लेकिन जो मुझे लगता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो इस तरह से इस पैरामीटर को या इस रोड ब्लॉक को कम कर सकती है कि लोगों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली अवेयर कराए, और एट द सेम टाइम बैंक्स के जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको फर्निश कराएं बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, और ताकि ये जो मतलब क्या कहते हैं हिट एंड ट्राई जो चीज़ होती है, कई बार बैंक्स में लोग जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, वो वापस आते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, बैंक हमें पैसे नहीं दे रहा, बैंक मतलब हमारे लिए बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सच्चाई इस बात की ये भी होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स वो नहीं फर्निश करा पाते हैं। तो आपका इसमें यही पे हमारा रोल तो स्टार्ट होता है। देखिए, इंडिया में एसएचजी का जो मतलब जितने भी सक्सेसफुल एसएचजी है उसका कुछ नॉर्म्स है। तो 5 तंत्र एक रूल फॉलो होता है, 10 तंत्र भी है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली 5 तंत्र फॉलो करते हैं। उसमें रेगुलर मीटिंग, इंटरेक्शन, मैनेजिंग ऑफ अकाउंट्स, मैनेजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें होता है, 5 मेजर चीज़ें। तो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है उनको बताना, उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ठीक करना। जहाँ तक बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्लानिंग का बात होता है, उसमें भी हैंड होल्डिंग रहता है। एंड अगर आप एसएचजी के थ्रू जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश हुआ है उसका अगर रीपेमेंट देखेंगे तो परसेंटेज मैं अब यहाँ पे कोट नहीं करूँगी, मोर देन 95%। मतलब 2-3% जो होता है ना, वो अब बैड लोन जो भी कहें, लेकिन उसमें भी मैं बताऊंगी कि उसमें भी गुंजाइश होती है कि कुछ सब्सिडी, कुछ ये सारी चीज़ें। तो लेकिन बाकी अगर फिर से मैं रिपीट करूंगी कि इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर आप बैड लोन ये सब देखेंगे तो वो अगेन डिबेटेबल इशू। तो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू स्पेसिफिकली जो वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइजेस है, उसमें जो लोन रीपेमेंट पैटर्न है और जो कागजी कार्रवाई जो है, और उसमें हम लोग तो करते ही हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जो हम 5 सूत्र है या 10 सूत्र के तहत बांधा हुआ है, तो माना जाता है वही एसएचजी अच्छा है जो ये सूत्र को फॉलो करते हैं। तो फॉलो जब करते हैं तो लोग अवेयर होते हैं, वो खुद ही डॉक्यूमेंटेशन एक टाइम कर लेते हैं। तो ये सवाल नहीं उठता है कि उनको आज एटलीस्ट इतने सालों के बाद अब एक एसएचजी मूवमेंट चल चुका है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अब डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज, और इस इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ में वी वुड लाइक टू कंक्लूड। और एक बार फिर से डॉक्टर बैनर्जी का, डॉक्टर सैम्पा बैनर्जी का हम थैंक्स करते हैं। यहाँ पे ऑडियंस को हम बता दें कि हम इस पॉडकास्ट को टेक्स्ट फॉर्म में भी smestreet.in पर पब्लिश करेंगे, और उसमें वो सारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स की भी डिटेल्स होंगी जिन स्कीम्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया।
विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, बट डेफिनेटली हम उसमें मेंशन करेंगे उस टेक्स्ट में. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और हम लोग इस तरह की सीरीज़ को, ऐसे कॉन्वर्सेशंस को जारी रखेंगे. और आपके सपोर्ट की और आपके पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है. और थैंक यू सो मच. थैंक यू.